तीन बड़े बाखबर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक, फ़हद हुसैन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हद, आपसे आगाज़ करूंगी। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास भी तलब कर लिया है। मुज़ाकराती कमेटियों का अब ये इजलास 2 जनवरी को दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मगर सर, सवाल ये है कि शिकवा, जवाब शिकवा और दावा और उसके बाद अपना दावा, ये सिलसिला भी बैक वक्त साथ साथ चल रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप 2 जनवरी की इस बैठक को? अब जी शुक्रिया मेहर। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो बयान है जो भी आप पढ़ के सुना रही थी, इससे तो बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि इमरान खान साहब किसी भी तरीके से पब्लिकली लचक दिखाने को तैयार नहीं है। तो अब मुज़ाकरात का अमल तो शुरू हो रहा है और उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई इस तरह का चीज ना आए, इस तरह का बयान ना आए जिससे हालात जो है और जो माहौल है वो खराब हो। लेकिन ये तो उन्होंने जिस तरीके से बयान दे दिया और खुद दिया है, तो अब इसके बाद मेरे ख्याल में एक टोन तो उन्होंने सेट कर दी है मुज़ाकरात के लिए। अब उनकी टीम जो बैठेगी वो इससे अगर नरम टोन लेगी या नरम अल्फाज में बात करेगी तो फिर वो एक गैप नजर आएगा। तो मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेयर, मुझे हैरत हुई है कि इस बयान की जो टाइमिंग है, टोन और टेरर तो पहले भी खान साहब को ये था, लेकिन इस टाइमिंग पे इतना डिटेल्ड बयान जारी करना जिसपे DGISPR के ऊपर डायरेक्टली तनकीद और एग्जाम्पल्स के साथ और अपने मुतालबात यानी अपने आप को मजीद इंट्रेंच करना, मेरे ख्याल में इसके बाद ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जो 2 तारीख को जो बैठक हो रही है। अच्छा मालिक, ये बड़ा सख्त बयान भी है, जवाब दिया है, नुक्ता बनुक्ता जवाब दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के हवाले से भी बड़े सख्त अल्फाज हैं, अपना मुंह काला कर लिया है, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठा करार दे दिया है। ये बात के सख्त बयान आने नहीं चाहिए जब बानी की तरफ से खुद ये बयान आ रहे हैं। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं किसी भी डायलॉग का? नहीं, मैं टू बी फेयर, ये बयान आया नहीं है, ये एक जवाबी बयान है। पहला स्टेटमेंट जो आया वो DGISPR का आया और उससे उस प्रेसर ने एक टोन सेट की और वहां से जो टेक अवे मिलता है वो ये मिलता है कि बिल्कुल रवैयों में लचक नहीं आई है एस्टैब्लिशमेंट के। क्लियरली ये भी नजर आ रहा है कि ट्रायल होगा, ये भी नजर आ रहा है कि इनको मिलिट्री कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा। और आपको पता है खाना नंबर 2 खाली रखा हुआ है अभी तक जनरल फैज का, जिससे वो आया था लास्ट टाइम कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं उनकी May 9 के हवाले से, इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ। तो उनको तो अब क्लियर हो गया इस प्रेशर के बाद कि वहां से कोई लिहाज नहीं हो रहा, वहां से नथिंग इज गोइंग टू, जो कहते हैं ना, कोई बैकिंग ऑफ नहीं हो रही। तो आई थिंक उन्होंने उसकी वजह से शायद और मायूसी हुई होगी कि अगर शायद कोई पहले उम्मीद हो मुज़ाकरात से बड़ा ब्रेक थ्रू तो नजर नहीं आ रहा। सो दिस वाज अ रिस्पॉन्स टू दैट प्रेशर। तो इसको उस तनाजुर में देखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप PTI के लीडरशिप से बात करें कि लॉयर्स से बात करें तो ओपनली कहते हैं कि जी ये जो आईनी बेंच है ये तो इन्होंने इसलिए बनाया है कि जो काम रह गया था काजी फायजीसा ने नहीं किए वो इस आईनी बेंच से करवाएं। उसमें सबसे बड़ा काम क्या है कि पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस के तहत इनको खतरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इजाजत दे देगा इन ट्रायल्स की। इमरान खान की भी ये कोशिश हो जाएगा। अगर इनका कोशिश हो जाता है ट्रायल सबका, तो मुझे याद है अली जफर साहब ने भी मुझसे बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन कर देती है कि हाँ इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस मुकदमा ठीक है, तो फिर ये EU वगैरह के एतराजात खत्म हो जाते हैं। तो ये उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा आगे मिलिट्री ट्रायल होगा और वही ये केस ज्यादा खतरनाक है। तोशा खाना, दूसरे केसेस, ये तो काफी मसाखेज केसेस हैं, असल केस ज्यादा डेंजरस तो यही है। अच्छा, तोशा खाना, ये मिलिट्री ट्रायल वाला। सो आई थिंक ही इज अप्रीहेंडिंग कि मुझे रगड़ा तो पड़ना है। तो अगर रगड़ा पड़ना है ठीक है, पब्लिक स्टांस एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा हार्श है, जवाब में उतना ही हार्श स्टांस उन्होंने ले लिया है। साइड पे चलती ना नेगोशिएशंस, उसमें कोई आगे ब्रेक थ्रू हो। देखिए एक बात तो हुई है ना, ये जो नेगोशिएशंस हुई शुरू भी हो रही हैं, ये भी किसी और साइड की नेगोशिएशंस का नतीजा है ना। आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं एक दिन फैसला हो गया कि चलें जी बातचीत शुरू हो जाएगी। एक दिन अचानक तो नहीं गवर्नमेंट बैठ गई कि चलें PTI से बात करेंगे। सो किसी नेगोशिएशंस के तहत ये नेगोशिएशन शुरू हुई हैं। लेकिन आई थिंक इस प्रेशर के बाद DGISPR के एक माहौल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और इमरान खान ने उसको प्रीएम्प्ट किया कि कल को ये ना लगे कि जी मैं लंबा पड़ गया हूँ या मैं डील कर रहा हूँ। अब वो भी बाकी चीजें चलती रहेंगी जो ये एक परसेप्शन की वॉर एक तरफ चल रही है काशिफ, जिधर आप सर तस्लीम खम करना, आपको अवामी पजीराई के अंदर जो है ठेस पहुंचेगी इमरान खान को, हेड ऑन लेना तो कोई ब्रेक थ्रू होगा नहीं।
ये हम तीन बड़े सहाफ़ी हैं, हमने भी कवर किया ये 2021 का जब हवाला दिया गया उसका भी जवाब दिया है कि ये तो बाजवा साहब ने खुद कहा था कैबिनेट के अंदर, बल्कि बाजवा साहब की तजवीज़ थी कि इनसे बात की जाए और आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने दी, बल्कि दूसरे लोग अरकान असेंबली चंद और मिनिस्टर्स चंद तो इसके खिलाफ थे और बादजा भी कोई इसका फॉलो अप नहीं हुआ, बल्कि ऑपोजिशन को भी एजेंसियों और फौज ने ब्रीफिंग दी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इससे पहले कि इस तरफ आऊं कि इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ था, मुझे उस वक्त किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने जो उस मीटिंग का हिस्सा थे काफी कुछ बताया था। चलिए मैं पहले वो बता देता हूँ कि उसको बड़ा अपोज किया गया था उस मीटिंग में। जो पश्तून लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, मुराद सईद और नूरुल हक कादरी, ये वाकया मैं टीवी पर पहले भी सुना चुका हूँ, वो लोग उन्होंने न सिर्फ अपोज किया बल्कि कहा कि इससे पहले आप ANP को एतमाद में लें जिन्होंने लाशें दी हैं, और वो तमाम लोग जो जिन ये कोई भी हक में नहीं था कि तालिबान को वापस लाके बसाया जाए। इमरान खान साहब शायद किसी लेवल पर अग्री शायद कर चुके थे या इसके करीब होंगे जो ऑप्शन उनके पास लाया गया। फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बताया गया कि ये मामला एक ब्रीफिंग दी गई थी नेशनल असेंबली में या जॉइंट सेशन को शायद, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उन्होंने कहा सिर्फ एक बिलावल भुट्टो ने चंद तजावीज दी थी जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था फाइनल प्लान में, लेकिन कहते ये हैं कि आबादकारी जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं हुई थी। तो आसान तरीन काम तो ये है कि जनरल बाजवा साहब मौजूद हैं, जनरल फैज तो कस्टडी में, उनके बयान ले लें, वो आपको बता देंगे जिस साहब तरीके इंसाफ कह रही है। अच्छा, ये बात साद रफीक भी कर रहे हैं कि मेरी कैद बाजवा ने कराई थी, खान ने नहीं, मगर इस हवाले से भी जब किसने उनको ताकत और दवाम बख्शा, किसके फैसले से बातचीत का आगाज हुआ, उन फैसलों की लिखी अपने खून से धो रहे हैं हमारे जवान। ऐसी सियासी शख्सियत या लीडर जो ऐसी सलाहियत से आ रही हो अपनी गलतियों से सीखने, ये सारे अभी जो DGISPR ने ये बात की है उसकी नफी कर रहे हैं इमरान खान साहब। क्या बाजवा साहब को वाकई उनका मौकफ कहीं सामने आएगा? ये तो बहुत बड़ा एक ईस्ट और वेस्ट वाला, ब्लैक एंड व्हाइट वाला तजाद है बयानात में। देखिए कितना मुश्किल है, जाके पूछ ले जनरल बाजवा आप भी मेरा ख्याल है रावलपिंडी में होंगे, उनसे जाके ये पूछ ले कि ये मशवरा किसने दिया था, क्या बातकारी हुई। देखिए आसान तरीन काम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या? इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत नहीं होती। देखिए एक वक्त था कि इदारे की तरफ या इदारे की किसी कई भी बात के ऊपर सियासतदान बोलने से पहले 10 दफा सोचा करते थे। आज हम उस जगह आ गए हैं कि इदारा बोलता है उसके साथ ही ठक। सर एक पैरेलल काम चल रहा है ना, इधर एक निश्चित लग रही है, इधर एक पैरेलल सिलसिला चल रहा है। I mean, I don't understand. आप एक सियासी डिबेट छेड़ेंगे तो उसका सियासी जवाब आएगा। मुझे इसके ऊपर जरा सा 1 मिनट मुझे मौकफ फहद और मालिक का भी लेने दें। फहद, 2021 में किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत की जाए? एक बिल्कुल मुतजाद बयान यहाँ सामने आ रहा है, आपने भी कवर किया होगा तब फहद। देखिए उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ बिल्कुल क्लियरली विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये जो मिलिट्री लीडरशिप थी जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर ओनरशिप ली थी इस पॉलिसी की। और उस टाइम क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो अल्टीमेटली उन्होंने भी ओनरशिप ली। और आपको ये भी याद होगा कि पहली बार जब ये मंजर आम पे आया कि ये मामला इस तरीके से हो रहा है तो वो इमरान खान साहब के इंटरव्यू में आया था। अब ओरिजिनल आइडिया किसका था और उसको बैक किसने किया, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तीनों ऑन बोर्ड थे, नंबर 1। नंबर 2, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई और PDM गवर्नमेंट आ गई तो तब भी ये पॉलिसी बाजवा साहब और फैज साहब जो है वो उस टाइम DGISI नहीं थे और पेशावर के कोर कमांडर थे, लेकिन इस हवाले से इस पॉलिसी को वो तब भी चला रहे थे। तो वो पॉलिसी चल रही थी, क्या है कि गवर्नमेंट में भी कुछ लोगों ने इसको अपोज किया था और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट थी PDM की उसमें भी कुछ लोगों ने इसको अपोज किया था, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने दोनों ने इसका जो है वो मुकम्मल तौर पर यानी कि इसको एम्ब्रेस किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त के जो 2 मोस्ट पावरफुल लोग थे वो इसको पुश कर रहे थे और कोई उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर है कि इट वाज ड्रिवन बाय that military leadership of that time and supported by the political parties both in PTI and later in PDM। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, कितने वो आए, कितने लोग सेटल्ड हुए, वी डोंट नो। लेकिन पॉलिसी ओरिजिनल जो उसके आर्किटेक्ट्स थे वो मेरे ख्याल में जनरल बाजवा थे और जनरल फैज थे, प्राइमरली प्रॉब्ली जनरल फैज, बट इमरान खान साहब एज द PM was fully on board and fully supporting it
एंड सेइंग कि हाँ हमें बातचीत करनी चाहिए। और फहद, आपको लगता है कि उनका कहना कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री कोर्ट्स पर जवाब देना चाहिए था एक बार फिर कि कौन सा कानून है कि जो जज, ज्यूरी और खुद ही जलाद बनने की इजाजत दे देता है? आई मीन दिस इज नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू अल्टीमेटली हेल्प हिम राइट नाउ। नहीं देखिए, मैं तो पहले भी कह रहा था कि ये अगर तो पीटीआई जनरली ये चाह रही है कि जी मुज़ाकरात में से कुछ निकले, तो ये इस बयान का टाइम जो है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा है कि वो इस पे बड़ी मनफी असर डालेगा। आई एग्री विद जो काशिफ बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स, या मालिक ने भी बात की, बिल्कुल ठीक बात है कि एक रिस्पॉन्स आना था, लेकिन अभी आना था और इस लबो लहजे में, इस जबान में आना था, इन चॉइस ऑफ वर्ड्स में आना था। मेरा ख्याल है दैट इज अ डिलिबरेट डिसीजन टू से कि जी टॉक्स जो हैं हम उसको, अगर आप सीरियसली लेते तो हम भी सीरियसली नहीं लेते। बड़ा सोच समझ के ये बयान दिया गया है। फहद कह रहे हैं काशिफ, साल 2024 के इख्तिताम पर कैदी नंबर 804 ने निज़ाम सियासत के 4 नुकात का अहाता कर दिया इधर डिटेल के अंदर, एंड दिस डजंट सीम टू बी सर्विंग हिम वेल। तो अब आने वाले दिनों में जो 29 जनवरी की डेडलाइन दे दी है, आपको लग रहा है कि उससे पहले ही काम मुज़ाकराती नशिस्त खत्म हो जाएगा, इट बी रैप्ड अप? देखिए, लगता तो ऐसे ही है कि नॉन स्टार्टर मुज़ाकरात हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि किसी के पास किसी को देने को कुछ नहीं है। हुकूमत क्या दे सकती है? हुकूमत तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर शायद यहाँ पे बैठ भी नहीं सकती इनके साथ। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना ये जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने अपना इन अ वे बता दिया है कि वो तरीके इंसाफ को किस तरह देखते हैं, या मुज़ाकरात के बारे में एक जगह नीचे जाके जुमला तो कहा गया कि ये सियासी जमातें करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो ऊपर की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में तहरीक इंसाफ को जिस तरह हर मसले की जड़ करार दिया गया, तो मेरा ख्याल है ये दिस वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि वो नहीं, मगर अगर आप मुझे इजाजत दें सर, ये 2-3 नुकात जिनमें अहम है उसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं सर, मगर फौजी अदालतों के खिलाफ ये बयानबाजी तो अपनी जगह सर, मगर सिविलियंस का ट्रायल तो इनके दौर में भी हुआ। 2018 में 25 सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ इमरान खान के दौर में, 2019 में 61 सिविलियंस का हुआ, 2020 में 46 सिविलियंस, 2021 36, जबकि 2022 में 12 सिविलियंस का ट्रायल हुआ। सो आई मीन इधर मुनाफकत भी तो दिख रही है ना। देखिए, आप एक और मुनाफकत भी तो आपको जगह जगह देखेगी। वैसे मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, ये जो आबादकारी के बारे में, मैं जरा इसका जवाब दूं। देखिए, मुनाफकत तो बहुत जगह दिखती है ना, लेकिन ये इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि किसी भी चीज किसी साइड की तरफ से, खुसूसन फौजी साइड की तरफ से सियासत हो रही है। बिल्कुल उन्होंने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ, लेकिन वो लोग जिनका नाम जो खड़े नजर आए, जो बयान देते नजर आए, जिनके पर पहले शुरू में मुकदमात बने, जिन्होंने डीलें की, जो दूसरी किंग्स पार्टी ज्वाइन की, उनके खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं चलता? क्या कानून उन पर लागू नहीं होना चाहिए? क्या वो कानून के दायरे में नहीं आते? तो मसला ये है कि जब आपने अगर इसको शफाफ रखेंगे तो ये शफाफ नजर आएगा, लोगों को नजर आएगा कि लोग अग्री करें या डिसएग्री करें कि एक मेथड के तहत ये हो रहा है। लेकिन अगर आप ये नजर आएगा लोगों को कि कुछ लोगों को डील करने की वजह से सजाएं माफ हो जाती हैं या उनके केसेस नहीं चलते, और अगर आप डील नहीं करते तो आपके ऊपर मुकदमात चलेंगे और मिलिट्री कोर्ट आपको सजा देगा, लोग यानी ये सजा तो हो जाएगी, और एक और क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता था। उस वक्त मुझे एक बड़े अहम कैबिनेट मेंबर ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने या उनकी तरफ से पैगाम तालिबान को दिया गया कि आपकी आबादकारी होगी, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रस्ट नहीं करते आपके इस फैसले को, अगला आदमी आएगा पॉलिसी बदल जाएगी। तो उनको ये गारंटी भी दी गई थी कि मेरे बाद जनरल फैज आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यू करेगी हमारी जो पॉलिसी आबादकारी की तालिबान की। तो इस बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे ये बात उस वक्त की कैबिनेट के एक बड़े अहम रुकन थे, उन्होंने भी बताई थी कि ये इस तरह की गुफ्तगू भी हुई। दिलचस्प बात है फहद साहब, ये राना सनाउल्लाह इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी साहब को बिठाने के चक्रों में इधर इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी रह गया है, दुरुस्त फरमा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का 12वां खिलाड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई भी जो भी पॉलिटिकल अगर सोल्यूशन होना है या कॉन्क्रीट कोई चीज निकलनी है, तो नून लीग की तरफ से तो जाहिर बात है वो नवाज शरीफ साहब के अप्रूवल के साथ ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में देखें एक और इनिशिएटिव है जो चल पड़ा है, जो ये आप उनको पॉलिटिकल एल्डर्स कह लें। आपने नोट किया होगा कि वो ख्वाजा साद रफीक ने जब कहा था
कि जी ये कुछ लोग आए और ये बीच में आकर अपना रोल अदा करें, तो वो एक्चुअली काम शुरू हो गया। आज शायद अब्बासी साहब ने आज ये कहा भी है, आई वाज स्पीकिंग विद हिम अर्लियर इन द शो, कि उन्होंने और अचगज़ई साहब ने काम शुरू कर दिया है। और एक्चुअली वो 4-5 लोग उन्होंने नाम लिए। चौधरी निसार होंगे उसमें, मालिक बलोच साहब होंगे, उसमें मौलाना फजल रहमान को ट्राई करें कि वो उन्होंने एक्चुअली काम शुरू कर दिया है कि तमाम स्टेक होल्डर से मिलना है, बशमूल अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनफॉर्मली। और उनका ये कहना है कि ये अगर पॉलिटिकल पार्टी का डायलॉग जो 2 जनवरी को शुरू हो रहा है, अगर वो नहीं भी की जाता, तो ये जो एक एफर्ट है फ्रॉम पीपल जो सारे स्टेक होल्डर से बात कर सकते हैं, ये एक इनिशिएटिव एक्चुअली उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये कहाँ जाता है, एस्टैब्लिशमेंट उसको ऑन करती है नहीं करती है, आई डोंट नो, बट ये कोशिश जो है वो शुरू हो गई। आई थिंक विच इज अ गुड थिंग। एब्सोल्युटली। एंड लास्टली काशिफ, ये मोतबर अदारे की तरफ से बड़ा वाज़े पॉलिसी सामने आ रही है, मगर दूसरी तरफ ये बार बार अलीमा खान साहिबा बता रही हैं और खान साहब कह रहे हैं ना हाउस अरेस्ट में जाऊंगा बनी गाला, ना मुंतकिल हूंगा। इनको डीले ऑफर कौन कर रहा है, या डील ऑफर हो भी रही है कि नहीं? लेकिन तहरीके इंसाफ ये कहती है कि 2 लेवल पे मुज़ाकरात हो रहा है। अब मैं अहम तहरीके इंसाफ के लोगों की बात कर रहा हूँ कि 2 लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो कमेटियां बनी है वो मुज़ाकरात कर रही है, और एक मुज़ाकरात हुए जिसको अली मीन लीड कर रहे हैं। जब 24 नवंबर को ये पेशावर से निकले थे, उस वक्त भी एक टाइमलाइन दी गई थी कि 15 दिनों में खान साहब हाउस अरेस्ट होंगे। और अभी जो पॉलिटिकल कमेटी ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, मैंने सुना उसमें भी खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की मुख्तलिफ लोगों ने जो उस कमेटी में गए थे कि आपको बनीगाला जाना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली मुज़ाकरात इमरान खान ने करने। उन्होंने कहा कि हम ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ना हम आपके बिहाफ पे कुछ चीज अग्री कर सकते हैं, सो इसलिए आपको बनीगाला अगर ये ऑप्शन दिया जाए, जैसा खान साहब करे थे, बराए मेहरबानी ये ऑप्शन लें, आप बनीगाला जाएं, ताकि ये जो मुज़ाकरात होंगे ये आप तो ये ऑप्शन दिया जा रहा था। ये पीटीआई के क्लेम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लेम कर रही है। और इस वक्त भी क्लेम ये है, इस वक्त उनका क्लेम ये है कि दोबारा ट्रैक पे गुफ्तगू दोबारा चढ़ गई है। नवंबर 26 के बाद खराब हुई थी, लेकिन अब दोबारा मुज़ाकरात या बातचीत चल रही है। ये तहरीक इंसाफ ये बता रही है चल रही है, और लेट्स सी, बड़े पुरुमीद है अली अमीन गंडापुर, शायद वो कुछ रिलीफ लेने में कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फहद हुसैन, काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक मौजूद है।